भाई आपने औरंगजेब की कब्र से क्या निकालना है? अब तो हड्डियां भी गल गई होंगी और वहां से अब निकाल के लाओगे क्या? तो इन जो चीजें हैं, इन चीजों से बचना चाहिए। सरकार अगर सख्त एक्शन नहीं लगेगी तो यकीन मानना इकोनॉमिकली तो इकराम हमारा देश बर्बाद हो ही रहा है। अगर हम अपने सौहार्द को ना संभाल सके तो ये देश सोमालिया के लेवल तक भी जाएगा। इसमें गृह युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। भाई आप ये नारा तो दे रहे हो कि गोली मारो सालों को, और आज की डेट में खुलेआम काफी नेता मुसलमानों के विरुद्ध बोलते हैं, ठीक है? तो फिर क्या इसका मतलब? आप ये साफ कर दीजिए कि अमीर मुसलमानों के तो आप हाथ चूमते हैं, अमीर मुसलमानों के तो आप गले पड़ते हैं, अमीर मुसलमानों को रिसीव करने के लिए आप प्रोटोकॉल तक तोड़ देते हैं। आरएसएस के कई लोगों की अपनी जो बेटियां हैं वो मुसलमानों के साथ शादी कर रखी हुई है। कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ये आज की सरकार कर रही है ये औरंगजेब को कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक ठहरा रही है। उस टाइम औरंगजेब की सरकार थी, जिस तरह औरंगजेब चाहता था उसी तरह होता था, और आज सरकार है मोदी जी की। अब मोदी जी जिस तरह चाहेंगे उस तरह होगा। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट राजा सुरेंद्र सिंह जी, जो कि पंजाब से हमारे साथ जुड़ते हैं। पंजाब और देश भर के मुद्दे हम इनसे चर्चा करते हैं। इनके साथ बात करेंगे कि नागपुर में जो कुछ हिंसा हुई, बाप उसमें एक मास्टरमाइंड कहा जा रहा है फहीम, उसको गिरफ्तार किया गया है। अक्सर देखा जाए पिछले कई पैटर्न, चाहे अगर हम शुरुआत करें आपके, चाहे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ या मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ या फिर आपके यूपी के कासगंज में हुआ, कोई आता है आपके मोहल्ले में, घरों में, वो भड़काऊ नारे देता है, उसके बाद उपद्रव हो जाता है। तो जो मास्टरमाइंड बनता है वो एक तरह से खास समुदाय विशेष का मास्टरमाइंड बनता है, लेकिन जो उपद्रवी होते हैं उसमें किसी का नाम उभर के मास्टरमाइंड के तौर पे नहीं आता कि कौन उस भीड़ को जो है संचालित कर रहा था, कौन इस भीड़ को लेकर आया था। तो ये पिछली बार से कई सारे लोगों के सोशल मीडिया पर सवाल है। राजेश सिंह जी, मेरा आपसे आज भी यही सवाल है कि नागपुर में जो कुछ हुआ उसमें, चलिए फहीम का नाम आया, मान लेते हैं वो फहीम एक गुट का नेतृत्व कर रहा था, एक गुट को भड़का रहा था, मान लेते हैं आपकी बात, तो दूसरे गुट को कौन भड़का रहा था? सवाल यहाँ पर ये है। पिछले कई पैटर्न में मध्य प्रदेश में घटना हुई थी, वहां पे शहजाद कुरैशी नाम का एक शख्स था जिसके घर को बुलडोजर ढा भी दिया गया था कि वो जो है प्रदर्शन कर रहा था। उसके अलावा जहांगीरपुरी में दिल्ली के जब बवाल हुआ, किसी आलम को गिरफ्तार किया गया, XYZ जो भी नाम था उसका। तो जो दूसरा ग्रुप था उसका मास्टरमाइंड कौन था? ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि इस तरह की कार्रवाई कैसे अंजाम दिया जाता है, आप तो जानते पहचानते हैं। और हिमाचल में भी जो सिखों के गुट को रोका गया, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने भिंडार वाले के जो है झंडे लगाए हुए थे। अब उसमें भी किसी शख्स का नाम आ रहा था उभर के। तो वो पूरी कहानी क्या है, आप पहले नागपुर से शुरू करें। इकराम, पहले तो आपको और आपके देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको सबको मेरा नमस्कार। एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ये आज की सरकार कर रही है ये औरंगजेब को कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक ठहरा रही है। उस टाइम औरंगजेब की सरकार थी, जिस तरह औरंगजेब चाहता था उसी तरह होता था, और आज सरकार है मोदी जी की। अब मोदी जी जिस तरह चाहेंगे उस तरह होगा। तो इन्होंने उस गलतियों से कुछ सीखा तो था नहीं। ये यही चाहते थे ना कि औरंगजेब अपने राज में हिंदुओं की भी उतनी इज्जत करता जितनी की वो मुसलमानों की करता। तो ये एक जो बड़ी मैटर है, मैं आपको कहने जा रहा हूं, ये अपने कृत्यों से अपने आप को बिल्कुल औरंगजेब को ठीक ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो भी कट्टरवादता के चक्कर में, ये जो कि भी मैंने सबको मुस्लिम बनाना है, तो उस चक्कर में आज औरंगजेब को ये बदनामी झेलनी पड़ रही है। तो आने वाले टाइम में क्या मोदी जी का नाम भी ऐसे ही लिया जाएगा? क्योंकि उसका कारण है कि उन्होंने मुस्लिम कट्टरवादता को वो तरजीह दी, आप हिंदू कट्टरवादता को दे रहे हो। ये एक पैटर्न नजर आ रहा है अकराम, कि जो आज की डेट में बीजेपी से जुड़े लोग हैं या आरएसएस से जुड़े लोग हैं, मैं बीजेपी को भी नहीं कहूंगा, बीजेपी भी एक आरएसएस का विंग है,
और आरएसएस मैं देखता हूं कि षड्यंत्र करना ही उनका काम है। जैसे कोई वेला हो, उसके पास कोई काम नहीं होता, तो उसको कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर है। अब आरएसएस वालों ने शादी तो की नहीं, ना बीवी है ना बच्चे हैं, तो उनके लिए तो कुछ सोचना नहीं है कि उनके लिए उनकी पढ़ाई का प्रबंध कैसे करेंगे, उनके खाने का प्रबंध कैसे करेंगे। तो शैतानी दिमाग में हर टाइम खुराफात चलती रहती है कि कैसे इस देश के माहौल को खराब करें। बात यह है कि जो लोग कहने पे चलते हैं कि भाई मैं ऐसा कह रहा हूं, तो आप शब्दों के ऊपर मत जाए, आप उसके कृत्यों को देखें कि क्या उसके एक्शंस उसके शब्दों को मैच कर रहे हैं। आरएसएस कहती है भारत प्रथम, लेकिन आपने तो भारत को प्रथम क्या, आज की डेट में मीडिया की रिपोर्ट में वर्ल्ड में भारत कहां है, पासपोर्ट वैल्यू में भारत कहां है, हंगर इंडेक्स में कहां है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां है, तो कहीं भी है भारत प्रथम नहीं है, भारत लास्ट में आता जा रहा है। और बहुत जल्दी होगा, शायद वो जो नेशंस हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन जो दुनिया में जान पहचाने नाम है, उनमें कहीं ना कहीं हम लास्ट होने की श्रेणी में आ रहे हैं। तो ये जो आपने अलग अलग एरियाज बताए कि दिल्ली में जहांगीरपुरी हो गया या कहीं हो गया, ये एरिया डिफाई करने का मतलब नहीं है। ये मतलब ये है कि इन्होंने ढूंढना तो वही है जो ये ढूंढना चाहते हैं। बनिस्पत ये पूछे कि अगर वो मास्टरमाइंड था तो उसने आपके माइंड को कैसे इंपैक्ट कर दिया। तो ये एक जो सोची समझी साजिशें हो रही हैं, और हमने अपने पहले प्रोग्राम के अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया कि माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। अब आप देखिए कि जो कल नागपुर में हुआ, नागपुर में आज तक 300 सालों में कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अब क्यों हुई? कहने का मतलब ये विश्व हिंदू परिषद वाले जो वहां पे गए, भाई आपने औरंगजेब की कब्र से क्या निकालना है, अब तो हड्डियां भी गल गई होंगी और वहां से अब निकाल के लाओगे क्या। तो इन जो चीजें हैं, इन चीजों से बचना चाहिए। सरकार अगर सख्त एक्शन नहीं लगेगी तो यकीन मानना इकोनॉमिकली तो इकराम हमारा देश बर्बाद हो ही रहा है। अगर हम अपने सौहार्द को ना संभाल सके तो ये देश सोमालिया के लेवल तक भी जाएगा। इसमें गृह युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे हम अपने प्रोग्राम में हमेशा डिस्कस करते हैं कि 80 से 85% जो कौम के लोग होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं, जो 10-15%, 5% सारे हुड़दंगबाज होते हैं। तो जिनकी रोटी रोजी चलनी ही दंगों से है, वो तो चाहेंगे कि दंगे हो। अब जिनकी 500-1000 रुपए की दिहाड़ियां हैं, अब जैसे कोई चोर है, जब तक वो चोरी नहीं करता तो वो खाना खाएगा कैसे। तो जिनको ये 500-1000-2000 रुपए देते हैं हुड़दंगबाजी करने के लिए, ये दंगा फैलाने के लिए, अगर उनको ये काम रोज रोज नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी कहां से चलेगी। और कई नेताओं की तो दुकानें ही आपस में फर्क डाल के चलती हैं। अभी आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर की जो फोटो आई थी अपनी ये अपनी चैंपियनशिप के अंदर, के पाकिस्तान के एक प्लेयर के साथ अफरीदी के साथ वो बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, अमित शाह का बेटा भी वहीं बैठा हुआ था। भाई आप ये नारा तो दे रहे हो कि गोली मारो सालों को, और आज की डेट में खुलेआम काफी नेता मुसलमानों के विरुद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो फिर क्या इसका मतलब, आप ये साफ कर दीजिए कि अमीर मुसलमानों के तो आप हाथ चूमते हैं, अमीर मुसलमानों के तो आप गले पड़ते हैं, अमीर मुसलमानों को रिसीव करने के लिए आप प्रोटोकॉल तक तोड़ देते हैं। आरएसएस के कई लोगों की अपनी जो बेटियां हैं वो मुसलमानों के साथ शादी कर रखी हुई है, ठीक है। तो आप दूसरों को क्यों भड़का रहे हो? उन लोगों को ही भड़का रहे हो ना जिन लोगों को आप जॉब नहीं दे सके, जिन लोगों को आप रोजगार नहीं दे सके, उन्हीं बेचारे गरीबों को आप इस भट्टी में झोंक रहे हो। उनका देश का जो भविष्य है वो अब आप भट्टी में झोंक रहे। जो ये काम हो रहा है इसको ना रोकना। आप मेरी बात सुनिए कि ये जो हिमाचल में हुआ इकराम, ये अमन सूद कौन था? ये आरएसएस का आदमी निकला है।
इसकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये आरएसएस का ही पैदा किया हुआ एक जहरीला पौधा है जिसने अपना जहर फैलाया। अब आज की डेट में प्रॉब्लम क्या हो गई है इकराम, कि मीडिया भी नेगेटिविटी को बड़ी जल्दी उठाता है। हमारा पंजाब का मीडिया चल पड़ा फटाफट अमन सूद का इंटरव्यू लेने के लिए। भाई हु इज अमन सूद है? राह चलते आदमी को आप इंटरव्यू दे दे के हीरो बनवा रहे हो, तो वो तो लोगों के लिए ये हो गया कि भी नेगेटिविटी पैदा करो, मीडिया अपने आप को खोजता खोजता आ जाएगा। कल को हो सकता है ये अमन सूद कहीं बिग बॉस का कैंडिडेट भी बन जाए। और मुझे बड़ी प्रबल एक इच्छा, मतलब मेरे अंदर एक इंट्यूशन हो रही है कि इसको बीजेपी आने वाले इलेक्शनों में टिकट भी जरूर देगी। क्यों? वो उनका प्रोडक्ट है, जहर फैलाने में इतना माहिर। आज उसके एक आदमी के जहर फैलाने से हिमाचल की बसें पंजाब के अंदर नहीं आ पा रही, क्योंकि पंजाब का युवा भी भड़क गया। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि हम ये नहीं कहते कि हमारे सरदारों में कोई गलत नहीं होगा, सिखों में कोई गलत नहीं होगा। हो सकता है कि लड़के अल्लड़पनों में जो ग्रुप बना के चलते हैं उनसे कोई गलती होगी, तो किससे नहीं होती, किस कम्युनिटी के लोगों से नहीं होती। तो ये जो मुद्दा है, अगर सरकारें सख्त नहीं होंगी, इसका खमियाजा इकराम बहुत बुरा होगा। ये जो नागपुर में हुआ है, ये मैं बता रहा हूं, ये जगह जगह होगा। उसका रीजन ये है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इनके पास और कुछ नहीं है। उसमें जो आम आदमी, अगर इनकी जो ये फेल हो गए हैं देश को चलाने में, उसको अगर वो समझ गया, तो आम आदमी ही विद्रोह करके इनकलाब लेके आ सकता है। और आम आदमी को ये इन चीजों से बाहर निकलने नहीं देते, और आम आदमी इन्हीं चक्रों में लगा रहता है। अच्छा भाई, औरंगजेब को सबक सिखाया है। अरे औरंगजेब तो भाई पता नहीं, हो सकता है कि औरंगजेब, ये मोदी जी ही औरंगजेब का रूप हो पिछले जन्म में, शायद अब इन्होंने जन्म लिया हो, तो ये भी तो हो सकता है। औरंगजेब कोई वहां पे कब्र में थोड़ी रहा होगा, उसने भी नया जन्म लिया होगा, और हो सकता है कि किसी और नेता के रूप में ले शिवाजी का रूप है। मोदी जी जो है शिवाजी का रूप है, उनके नेता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि वो तो शिवाजी के रूप हैं। मेरी बात सुनिए, अगर वो विष्णु के स्वरूप होते तो क्या राम जैसा करेक्टर उनका है? राम के अगर एक धोबी ने कहा था तो वो अपनी पत्नी को छोड़ आए थे। यहां तो 67% आपको हिंदुस्तान का वोट मिलता है, या 60 आपको 35 to 40% वोट मिलता है। इसका मतलब 60% आपके अगेंस्ट है, आपको राज करने का अधिकार ही नहीं है। अगर राम जी के पद चिन्हों पे चला जाए तो राम जी ने तो कभी झूठ नहीं बोला। इनके तो कितने इंटरव्यूज हैं जिसमें ये बोलते रहे कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो इतनी देर में छोड़ गया था। अब डिग्री पे विवाद कैसा? जो आदमी टीवी इंटरव्यूज में कह चुका है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी सोया हुआ है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है हम वो डिग्री दिखा नहीं सकते। भाई क्यों नहीं दिखा सकते? ही इज ए पब्लिक मैन। वो कोई आप, क्योंकि हो सकता है कि जो आज की डेट में आरएसएस ने वहां अपॉइंट कर रखा है, वहां पे अपना लीडर, जो भी यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा, वो सोचता होगा ये तो विष्णु के अवतार है, इनकी डिग्री कैसे दिखाई जा सकती है? बट ही इज ए पब्लिक सर्वेंट, ही इज नथिंग मोर देन कहते हैं ना कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो प्रधान सेवक अपने मालिक को डिग्री क्यों नहीं दिखाएगा? आप और मैं भी कई जगह अपने इंटरव्यूज देने जाते हैं, तो मालिक हमसे डिग्री मांगता है ना कि अपने मार्क्स दिखा। आज जनता मांग रही है कि हमने तेरे भरोसे पे तुझे रख लिया, पर तू अपनी डिग्रियां तो चेक करा। लेकिन आप कह रहे हो कि डिग्री हम दिखा नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये देश एक नौसिखियों के हाथों में दे दिया गया है। मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज में भी कहा था कि व्यापारी लोग इस टाइम भारत की सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। उनका गंतव्य एक ही है कि राम राम जपना, पराया माल अपना। तो इससे ये एक सीख मिलती है कि हमें अपना नेता बहुत सोच समझ के चुनना होगा, वरना देश ऐसी गर्क में जहां जा चुका है, ये थोड़े दिनों में जैसे जैसे एक्सपोजर होता जाएगा, वो आम लोगों तक भी वो बात आती जाएगी कि भी देश जो एक्सपोजर में जा रहा है। तो ये इन हालातों के लिए चौकन्ना रहने के लिए इकराम, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि
हमारी तरह आप जो हमें आप अलाउ करते हैं कि अपने एक संदेश जनता को देने के लिए, ऐसे ही लोगों को, मीडिया को, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, क्योंकि नेशनल टीवी के चैनलों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरा ये है कि जो हमें सुनते हैं और हमारे कहने से रविंदर जी भी आपके चैनल पे आते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो वो जो लोग हमें सुनते हैं और हमारी बातों से अपना मानते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं, हम उनके प्रति भी ये बात कहना चाहेंगे कि इसको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सर्कुलेट करें, वीडियो सर्कुलेट करें ही करें। और आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप जिन लोगों से मिले उनको देश के इस जो हालात चल रहे हैं उनसे जागरूक कराएं, ताकि आप भी उस मुहिम का हिस्सा बने जो भारत देश को बचाने के लिए अपने आप को इस टाइम अपने आप को उसकी भारत माता की सेवा के लिए आप लोग आगे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, राजा सिंह जी की बात कैसी लगी नीचे बताइएगा। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।